गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी कई लोगों में बड़ा पैनिक हो गया है कि जब से मालूम चला है कि जो वायरस है वो हवा के अंदर है। तो मैं क्लियर कर दूं एक चीज की, जो लैंसेट के जर्नल में कहा गया है कि वायरस हवा के अंदर प्रेजेंट है, तो एक्चुअली उसका मतलब ये है कि जहां पर भी लोगों की क्राउडिंग होती है, अधिक लोग इकट्ठे होते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, तो वो वायरस जो निकलता है, जो भी ड्रॉपलेट निकलते हैं, वो वास्तव में इतने बारीक होते हैं कि वो एरोसोल बन जाते हैं। वो हवा में कई समय तक, लंबे समय तक हवा में सस्पेंडेड रहते हैं और वहां से जो है वो धीमे धीमे आगे प्रोग्रेस वो कर सकते हैं इनके। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर तरफ हवा में वायरस है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि यदि कहीं पर लोगों की क्राउडिंग होगी, लोग इकट्ठे होंगे, तो वहां पर जो है वो वायरस जो है वो डिस्पर्स होगा वहां पर, और वो एरोसोल बन के लंबे समय तक उस पर्टिकुलर एयर में प्रेजेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल, यदि इस जगह पर कोई व्यक्ति जो है इन्फेक्टेड व्यक्ति आया है, बैठा है बगैर मास्क लगाए, और उसने कुछ छींका है, खांसा है, ड्रॉपलेट कुछ बाहर आए हैं, तो वो यहाँ पर इस कमरे में जो है कम से कम कुछ घंटे प्रेजेंट रहेंगे। दूसरा व्यक्ति जिसने उसको देखा तक नहीं, वो व्यक्ति इस कमरे में आता है तो वो भी इन्फेक्ट हो सकता है, ऐसा कहना है। ठीक है। और उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी इकट्ठे किए हुए हैं। और कहने का मतलब ये है कि सरफेस पर वायरस जो है वो कम है, हवा में वायरस ज्यादा है, ऐसा जो है वो लैंसेट के जर्नल में आया है सामने। और इसके आने के बाद अभी क्या होगा कि जो कोरोना वायरस से निपटने की जो रणनीति थी, जो पॉलिसी थी, उसमें भी कुछ परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है। वैक्सीनेशन को लेकर जहां तक है, तो कई सारे लोगों का मानना यह है कि वैक्सीनेशन जो है सेफ है या नहीं है। तो मैं कहता हूं बेटा कि वैक्सीनेशन का जो रिस्क है वो 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति को वैक्सीन में कोई रिएक्शन हो सकता है के 1 in a million के। लेकिन कोरोना वायरस का जो है वो फैटिलिटी तो ज्यादा है इससे के, वो 100 में से 2 लोगों को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो यदि हम लॉजिकली देखें तो यदि 10 लाख का, यदि हम जो है वो 1 लाख का, ऐसे हम बोलते हैं कि हम 2% कितना होता है, 2000 होता है, कि जिसको हम मोर्टिलिटी रेट बोल रहे हैं। ठीक है ना। ठीक। और जैसे तो मतलब 10 लाख में 20,000 लोगों का है, तो मतलब हम 19,999 लोगों की लाइफ को सेव कर सकते हैं बाय दी वैक्सीनेशन के। एक व्यक्ति को मान लो हमने कहा कि एडवर्स इवेंट हमें देखने मिला। ठीक है। तो ये सब प्रोबेबिलिटी वाली बातें हैं। ठीक है। तो अभी इतना सा ध्यान रखना है हमको, थोड़ा सा जो है वो अपनी इम्यूनिटी हायर साइड रहे, विटामिन सी लेते रहे, अच्छे से खाना खाएं, और अननेसेसरी बाहर जाने से बच्चे, और बाहर जाए तो मास्क का इस्तेमाल करें। और ये सब बातें मैं बहुत दिनों से बोलता रहा हूं। जब से फर्स्ट वेव खत्म हो चुका था, इंडिया में केस काफी कम हो चुके थे, तब से मैं लोगों को अलर्ट कर रहा हूं। और उसके बावजूद जो है वो अभी देखो आपकी क्या क्या कंडीशन बना है। आज हेल्थ केयर सिस्टम ऑलमोस्ट, मैंने कहा ना कि खत्म होने की कगार पर पहुंच गया, कुछ है ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। खैर, मैं एक सेपरेट सेशन अलग से लूंगा मैं, जिसमें मैं आपको जो है वो कि यदि कोविड-19 से बचने के प्रिवेंटिव उपाय क्या हो सकते हैं, कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हैं। दूसरा, यदि किसी के घर में कोई पेशेंट पॉजिटिव आ गए हैं और वो होम क्वारंटाइन में है, तो वहां पर क्या मेडिसिन आपको लेना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। माइल्ड सिम्टम है सिटी स्कैन में, तो क्या मेडिसिन लेना चाहिए, कि कब पेशेंट को एडमिट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब घबराकर जो है रेमडेसिविर ढूंढना शुरू नहीं करना चाहिए। इस सब पर भी मैं एक सेपरेट सेशन जो है रिकॉर्ड करने वाला हूँ एज ए डॉक्टर, जिसमें कि जो है मैं लोग थोड़ा सा आपको अवेयर करूंगा इस चीज के लिए कि भाई एकदम भेड़ चाल का हिस्सा मत बनिए कि हर व्यक्ति रेमडेसिविर के पीछे पड़ गया है, तो रेमडेसिविर जिसको लगनी है उसको नहीं मिल रही, जिसको नहीं लगनी है वो लगवा रहा है। तो ये जो हमारे जो टेंडेंसी है ना कि हम केवल सुनकर यकीन कर लेते हैं, उसको हमें थोड़ा दूर करना पड़ेगा। खैर चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो बुक है मेरी, वो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की बुक है। सोचिए और अमीर बनिए, बहुत अच्छी बुक है। इसमें जो है वो ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ अमीर बनने के बारे में, पैसा कमाने के बारे में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है लाइफ को सही तरीके से जीने के बारे में लिखा गया है कि आप कैसे जो है वो अपने एम्बिशंस को पूरा कर सकते हैं। तो बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। ठीक है। अब इस बुक में एक बड़ा अच्छा पैराग्राफ है। आप में से कोई बच्चों ने कहा सर आप बीच में से पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उससे हम बुक का लिंक नहीं समझ नहीं पाते बुक को, कि वो बुक कहना क्या चाह रही, किस तरह की बुक है वो। अभी आप पैराग्राफ पे फोकस कीजिए, फिर जब मैं सेपियंस वाली बुक पे आऊंगा या एल्केमिस्ट पर आऊंगा ना, तो मैंने देखा कि एल्केमिस्ट और सेपियंस ऐसी बुक है जिनको यदि आप एक सिंगल पैराग्राफ लेंगे तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो उसको हम थोड़ा सा जो है वो एक अलग सीरीज चलाएंगे उसकी, हम जिस पर हम बात करेंगे। ठीक है। और मुझे लगता है कि फैंटास्टिक बुक में से एक है। 2 बुक तो मैंने कहा ना आपसे कि 2-3 बुक तो ऐसी लाइफ में जरूर पढ़ना चाहिए। एक तो सैपियंस हो गया, दूसरा एक द एल्केमिस्ट हो गया। ये बहुत अच्छी बुक्स है कि जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो इस बुक में पेज नंबर 40 पर है
अपने सपनों को किस तरह लॉन्चिंग पैड से ऊपर भेजें। लॉन्चिंग पैड समझते ना, लॉन्च करने के लिए होता है, ठीक है ना। बनने या करने की प्रबल इच्छा वह शुरुआती बिंदु है जहां से स्वप्नदर्शी को अपनी ऊपर की यात्रा शुरू करनी है। स्वप्नदर्शी का मतलब है जो ड्रीमर है, जो ड्रीम देख रहा है आगे बढ़ने के। तो करने, बनने और करने की प्रबल इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर, वह शुरुआती बिंदु है जहां से स्वप्नदर्शी को अपनी ऊपर की यात्रा शुरू करनी है। महत्वाकांक्षा का अभाव, उदासीनता या आलस से सपने पैदा नहीं होते। मतलब आप में कोई एम्बिशन ही नहीं है, आप जो है वो लेजी है, ठीक है, तो उससे आपके ड्रीम्स पैदा नहीं हो सकते हैं। याद रखें, जो लोग जीवन में सफल हुए हैं उन्हें बुरी शुरुआत का अनुभव हुआ है और सफलता की मंजिल पर पहुंचने से पहले उनकी राह में बहुत सी बाधाएं आई हैं। सफल लोगों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आमतौर पर किसी संकट के समय आता है। सुनिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है आपसे वो, सफल लोगों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आमतौर पर किसी संकट के समय आता है, जिस समय उन्हें अपने दूसरे व्यक्तित्व और अदर सेल्फ का पता चलता है। हम सब में एक पर्सनालिटी और छिपी होती है जो हमको जो है वो बहुत ऊपर तक लॉन्च कर सकती है, और वो हमको कब मालूम चलता है उसके बारे में, जब क्राइसिस टाइम होता है तब मालूम चलता है। जॉन बनियन ने अंग्रेजी साहित्य की अमर पुस्तक द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस तब लिखी जब वे अपने धार्मिक विचारों की वजह से जेल में कैद थे। ओ हेनरी ने अपने मस्तिष्क की सोई हुई प्रतिभा को तब जाना जब उन पर दुर्भाग्य का पहाड़ टूटा और उन्हें ओहियो के कैद खाने में डाल दिया गया। दुर्भाग्य के कारण ही उन्हें अपने दूसरे व्यक्तित्व से परिचित होने के लिए विवश होना पड़ा और अपनी कल्पनाशीलता के प्रयोग द्वारा उन्होंने यह पाया कि वे दुखी अपराधी और असम्मानित व्यक्ति की बजाय महान लेखक बन सकते हैं। सोचिए, एडवर्ड समय जेल में बंद है और वो आदमी जो है ऐसा लिखता है कि महान लेखक बन जाता है। चार्ल्स डिकेन शुरू में बोतलों पर लेबल चिपकाने का काम करते थे। पहले प्रेम की असफलता ने उनकी आत्मा की गहराइयों को भेद दिया और उन्हें विश्व के महानतम लेखकों की श्रेणी में ला खड़ा किया। इस त्रासदी की वजह से पहले तो डेविड कॉपरफील्ड लिखा गया और इसके बाद कई अन्य उपन्यास लिखे गए जिन्होंने पाठकों के जीवन को बेहतर और समृद्ध बनाया। हेलन केलर जन्म से कुछ ही समय बाद बहरी, गूंगी और अंधी हो गई। अपने महानतम दुर्भाग्य के बावजूद उन्होंने इतिहास के महानतम लोगों में अपना नाम दर्ज करवाया। उनका पूरा जीवन इस बात का गवाह है कि कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता, ध्यान से बात सुनिएगा, कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक कि वह अपनी हार को सच के रूप में स्वीकार नहीं करता, जब तक कि वह अपनी हार को सच के रूप में स्वीकार नहीं करता। रॉबर्ट बर्न्स एक अशिक्षित देहाती युवक थे। वे गरीबी का जीवन जीने के लिए अभिशप्त थे, इसी कारण वे शराबी बने, परंतु उनके कारण आज दुनिया पहले से बेहतर है क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को कविता में बदल दिया और कांटे उखाड़कर उनकी जगह पर गुलाब रख दिया। बीथोवेन बहरे थे, मिल्टन अंधे थे, परंतु उनके नाम अमर हैं। सब ये बड़ी फेमस पर्सनालिटीज हैं क्योंकि उन्होंने सपने देखे और उन सपनों को क्रमबद्ध विचारों में बदला। अब ध्यान से सुनिएगा आप, किसी चीज की चाह रखने और उसके लिए तैयार रहने में फर्क होता है। कोई भी आदमी किसी चीज को हासिल करने के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक कि उसे इसे हासिल करने का विश्वास ना हो। यह मानसिक अवस्था कामना या आशा नहीं बल्कि विश्वास की मानसिक अवस्था होती है। विश्वास के लिए आपको अपने मस्तिष्क को खुला रखना होगा। बंद मस्तिष्क में, याद सुनिए, क्लोज माइंड, कई लोग होते हैं ना कुछ नई चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, वो बंद मस्तिष्क में ना तो आस्था होती है ना ही साहस और विश्वास। याद रखें, जीवन में अपने लक्ष्य को ऊंचा रखने के लिए, अमीरी और समृद्धि का लक्ष्य बनाने के लिए आपको गरीबी और दुख के लक्ष्य बनाने की तुलना में ज्यादा प्रयास नहीं करना है। एक महान कवि ने इस सत्य को इन पंक्तियों में बखूबी समझाया है। एक छोटी सी कविता लिखी किसी ने, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। मैंने जिंदगी से चवन्नी का सौदा किया, मैंने जिंदगी से चवन्नी का सौदा किया और जिंदगी ने मुझे इससे ज्यादा नहीं दिया।
और जिंदगी ने मुझे इससे ज्यादा नहीं दिया। हालांकि जब शाम को मैंने अपनी मजदूरी गिनी तो मैंने और ज्यादा पैसे मांगे। जिंदगी एक न्यायप्रिय मालिक है। यह आपको उतना ही देती है जितना आप मांगते हैं, परंतु एक बार आप अपनी मजदूरी तय कर लेते हैं तो फिर आपको उतने पर ही काम करना पड़ता है। मैं एक मजदूर की पगार पर काम करता रहा। मैंने यही सीखा और सोचकर निराश हुआ कि मैं जिंदगी से जो भी तनख्वाह मांगता, जिंदगी मुझे खुशी खुशी बात दे देती। कहने का मतलब यह है, नेपोलियन हिल कहते हैं कि हम अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये हमको सोचना पड़ेगा। हमने यदि लाइफ से बोला कि हमको इतना ही चाहिए तो हमको उतना ही मिलेगा, खुशता उससे कम मिले या उतना मिल जाए। जब हमारे लाइफ एक्सपेक्टेशंस बढ़े, हमें बड़ा कुछ करना है, बड़ा कुछ परिवर्तन करना है। और याद रखिए, लाइफ में लालच जो होता है ना, लालच लंबा नहीं चलता। लंबा चलता है कुछ बदलने की इच्छा, कुछ कर गुजरने की इच्छा, वो लंबी चलती है। जब पैशन होगा तो ही आप लंबा काम कर पाएंगे, लंबा चल पाएंगे। सिर्फ पैसा होगा तो लंबा नहीं चल पाएंगे। पैसा एक बाई प्रोडक्ट है, पैशन मुख्य उत्पाद है। जो जुनून है वो मुख्य उत्पाद है। जुनूनी बनिए, अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहिए। लेफ्ट और राइट मत सोचिए, बहुत डिस्टर्बेंस आएंगे। सिर्फ फोकस कीजिए कि आज के 5 साल बाद अपने आप को कहां देखते हैं, आज के 10 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हैं। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।